या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कह देना यहाँ कुछ ना चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या आपका? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ JCB लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप TTA की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। ये वही परपरगंज है जहाँ मनीष सिसोदिया अपने और अपने बच्चों को बसाया था। मतलब दिल्ली का मालिक तो बदल गया है, बुलडोजर एक्शन तो होगा ही। जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, वैसे अब दिल्ली में भी बुलडोजर जारी हो गया है। हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं किए थे। मेरे को फॉरेन का एक सिम दिया है, उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे। हमें कहा कि दिल्ली की बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा। अब टोपीबाज का साथी रह चुका ये योगेंद्र यादव, इसको सब पता था कि अरविंद केजरीवाल जो है ये झूठ मूठ का जो ये अफवाह फैला रहा है कि हमारे MLA विधायक को 15-15 करोड़ में जो बीजेपी खरीद रहा है। लेकिन ये भी उस टाइम जो है अपना मुंह बंद कर रखा था ताकि हमको भी जो है कहीं 50-50 मिल जाए, इसलिए जो है उस टाइम ये मुंह नहीं खोला। अब जाकर जो है ये मुंह खोल रहा है, जब लगा कि इसका सरकार खत्म हो गया, तब जाकर जो ये प्रचार प्रसार में भिड़ गया है योगेंद्र यादव। 8 फरवरी को जो चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है और हम जैसे लोग, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी जो है 180 डिग्री जो है पलट गई है। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और बहुत सारे लोग इस बात को लेके प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बारे में बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। बाकी इस बात से ये 100% साबित कर दिया सौरभ भारद्वाज की नेतागिरी जो है उसका नेता में ही धंधा चलता है। जब वो नेतागिरी से हटता है तब जाकर जो वो बेरोजगारी होता है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल सदन में पेश। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले। वैसे विरोध करना इसकी खानदानी आदत है, खून के एक एक बूंद में शामिल है। चाहे 370 हो या महाकुंभ हो या फिर सिविल कोर्ट हो या फिर राम मंदिर हो, जब ये सारा बिल पास हो जाता है तब ये लोग चिल्लाएंगे कि विपक्ष तो हमारा सुना ही नहीं। विपक्ष के लोग कहते थे कि एनडीए इस जन्म में राम मंदिर नहीं बना पाएगी, 370 कलम नहीं हटा पाएगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगे। इस 10 साल में राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया और इस दिल्ली में सरकार भी बन गई और अब इस जन्म में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आए। लगे हाथे ममता बानो का भी नाम ले लेते नेताजी तो बड़ी खुशी आता कि इस बार नहीं अगले बार जो है वो भी सफा चट हो जाएगा वक्फ बोर्ड के साथ। कुंभ के मेले में 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उस मेले को मेंटेन करने के लिए, मेले में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और साथ साथ में 2700 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और जगह जगह पर ये लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान रहें, अपने माल की अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। लेकिन उस मेले में फिर भी भगदड़ मच जाती है, लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा में 40 लाख लोग मौजूद होते हैं और वो 40 लाख लोग एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं। साल के 12 महीने में 10 से 15 लाख 24 घंटे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर तो किसी की जेब नहीं काटी जाती, वहाँ पर तो कहीं भगदड़ नहीं मचती और वहाँ पर औरतें भी मौजूद होते हैं।
वहाँ पर तो कहीं छेड़खानी नहीं होती। अभी तक कहीं छेड़खानी का केस मौजूद नहीं है। ये मामूली बात नहीं है। यहाँ पर आने वाले लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं। कुछ जाहिल मुल्ला मौलाना मौलवी जो हैं वो महाकुंभ में भगदड़ में हुए मौत से बहुत खुश हैं। वो यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे हज में एक भी भगदड़ नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं मरा हुआ। लेकिन इन जाहिल गवार को इतना नहीं मालूम है, 2015 में जब हज यात्री गया था हज करने के लिए तो उस टाइम 2236 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये जाहिल बताएगा मौलाना मौलवी 1994 में जब भगदड़ हुआ था तो 236 लोगों की मौत हुई थी, 2003 में 46 लोगों की मौत हुई थी, 2006 में 347 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ वहाँ जो है मात्र 30-40 लाख लोगों जाता है। लेकिन महाकुंभ में तो देखिए करोड़ों श्रद्धालु आता है महाकुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है उतना नहीं मरता है। लेकिन कुछ जाहिल मौलाना मौलवी होता है जो दूसरों को देखकर जो है वो उसे खुशी मिलता है। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब बताइए मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया है तो क्या गलत किया है? कोई भी इंसान चाहता है कि हम अपने घर का झगड़ा जो है दूसरे राज्य में जाकर जो उसको सुलझाएं, लेकिन नहीं, राहुल गांधी हो या विपक्ष के जितने भी गवार नेता हो उनको ये बात थोड़ी ना समझ में आएगा। बस वो यही सोचता है कि हम अपने घर का जो है माँ बहन को इज्जत दूसरे के सामने नंगा करें।